सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। पीडीएम का मुस्तकबिल क्या है? अभी कुछ ही देर पहले मौलाना फजलुर रहमान ने आगाह किया कि जमातें आती जाती रहती हैं, लेकिन ना तो जमातें टूटती हैं, ना ही अफराद के आने जाने से कोई इत्तेहाद टूटते हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस इत्तेहाद की दूसरी बड़ी जमात है, पीडीएम बनाने वालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, क्या वो अपने फैसले पर नजर सानी करेगी? जिसकी बात अभी मौलाना फजलुर रहमान जो पीडीएम के सरबराह हैं उन्होंने भी की है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यह तवक्को नहीं थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाप को बाप बनाएगी। अब क्या वाकई रास्ते मादूम होते जा रहे हैं, फैसले मुश्किल होते जा रहे हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के लिए कि वो पीडीएम का हिस्सा नहीं रहकर क्या करेंगे? और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अब इन दो जमातों के बगैर भी वाकई उतनी ताकतवर है कि जितनी जब ये तमाम की तमाम 10 जमातें मौजूद थीं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या फ़ैसला करती है। कि बार बार कहा गया आज मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से, एक तो अफसोस का इजहार था, दूसरा कहा गया कि नज़र सानी इस फैसले पर की जाए। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोल। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आपने हमें वक्त दिया। बैरिस्टर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। एक तो आप पर बहुत ज़्यादा ये एतराज़ किया गया कि आपने हुकूमती इत्तेहादी जमात बाप को ही बाप बनाया और वोट लिए, जो एक बड़ी अजीब सी बात थी कि अगर आपको 49 वोट मिले थे, जिसमें 7 वोट चलें जिस भी टेक्निकल विवाद की बिना पर वो ज़ाया कर दिए गए, लेकिन वही 49 वोट आपके लिए अपोजिशन लीडर के लिए थे, लेकिन आपने एक बड़ी जमात छोड़ी और फिर बाप को बाप बनाया। अब कोई रास्ता वापसी का है? मौलाना फजलुर रहमान तो कह रहे हैं कि नजर सानी की जाए फैसले के ऊपर। बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल से मौलाना फजलुर रहमान अगर इत्तेहाद के सरबराह की हैसियत से कोई कदम उठाएं या उठाते तो शायद ये मामलात ना होते। आज पाकिस्तान के अंदर इत्तेहादों की सियासत में इस तरह कभी नहीं हुआ, और आज समझ आती है कि नवाबज़दा नसरुल्लाह खान का क्या कद था। जब आप मुख्तलिफ सियासी जमातों को मुत्तहद करके एक इत्तेहाद बनाते हैं तो आपको एक कदावर शख्सियत होना चाहिए, आपको अपने ज़ाती मुफादात से उठना चाहिए, आपको अपने सियासी तासुबात से बालातर होना चाहिए। मेरे ख्याल से मौलाना फजलुर रहमान ये काम करने में कामयाब नहीं रहे हैं। और पीपल्स पार्टी को ये कहना कि हमने बाप के वोट लिए, देखें ये बात तो लॉन्ग मार्च तो बाप के वोट से पहले वाला मामला है। लॉन्ग मार्च क्यों मुलतवी किया गया और उसके साथ इस्तीफों को क्यों नती किया गया, और उस वक़्त से इनकी गठजोड़ है। थोड़ा उससे पहले जाएं तो हम चौधरी एतजाज़ हसन को सदारती उम्मीदवार बनाते हैं और हम मौलाना फजलुर रहमान से दरख्वास्त करते हैं प्रेसिडेंट जरदारी बुला के कि आप एतजाज़ साहब के लिए हिमायत हासिल करें नून लीग से। और ये जो काजी साहब हैं ये उधर जाते हैं और ख़ुद दुल्ला बन जाते हैं, और फजलुर रहमान साहब खुद सदारती उम्मीदवार बन के आ जाते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये जो गठजोड़ है, ये गठजोड़ किसी और मामलात के लिए थी। ये बाप वाला मामला तो एक बहाना तराशा जा रहा है। हमने कोई बाप के वोट नहीं लिए हैं, हमारी वैसे भी अक्सरियत है, हम कुछ आज़ाद सेनेटर्स को, ये हमारी कामयाबी है कि हम अपोजिशन बेंचों पे लेके आए हैं। उसी तरह हमारी कामयाबी है जिस तरह हम मेंगल साहब को कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद से उठा के हम अपोजिशन में लेके आए। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब के और PMLN के कुछ अपने मामलात हैं। ये वो सियासी कुव्वतें हैं जिन्होंने पहले भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की ज़िंदगी में ARD को तोड़ के और APDM की तरफ गए थे। उस वक़्त भी मियाँ नवाज शरीफ ने बड़े दावे किए थे इनके साथ खड़े होके, और बाद में फिर मियाँ साहब ने इनसे बाइकआउट करवा के, सबसे इमरान खान भी इनके साथ थे, और ख़ुद मियाँ साहब इंतखाबात के अंदर आ गए थे और पंजाब हुकूमत संभाल ली थी। तो मैं समझता हूँ कि अगर इन्हें दानिशमंदी होती तो ये फिर पुरस्रार खामोशी 2 हफ्तों तक क्यों रही है मौलाना फजलुर रहमान की। इधर CEC का इजलास हुआ, वो मौलाना की तो तबीयत खराब थी ना, मौलाना साहब की तो तबीयत खराब थी, बीमार थे, आज वो आए हैं।
तो आज उन्होंने बहरहाल ये बात तो की है कि हर जमात की क़यादत तंजीमी मामलात के ज़ाब्ता कार के तहत अंजाम देती। वजाहत तलबी को गैर ज़रूरी तौर पर सियासी रंग दिया गया। उन्होंने कहा सिर्फ वजाहत तलबी थी, उस शो कॉज को पता नहीं क्या से क्या रंग दिया गया। ये वजाहत तलबी मौलाना साहब सरबराही इजलास के अंदर बतौर एक सीनियर सियासतदान के और इत्तेहाद के सरबराह के PDM के कर सकते थे। उसके लिए ये कभी भी शो कॉज नोटिस नहीं दिए जाते। और ये कौन सी पुरस्कार बीमारी है कि एकदम से विद इन ठीक भी हो गई है। जब हमने इस्तीफे दिए हैं उससे पहले इतनी भी नहीं थी रवादारी, सरबराही इजलास बुला के उधर गुफ्तगू शनीद की जा सकती। तो ये तो सारी चीजें हमें नजर आ रही हैं हमारे सामने। सही। अच्छा, मैं लगारी साहब आज मौलाना ने कहा कि अपने फैसलों पर नज़रसानी की जाए। बहरहाल उन्होंने गैर ज़रूरी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP के जो रद्द अमल था उसको भी उन्होंने खासा पसंद नहीं किया है। तो क्या कोई ऐसी आप समझते हैं कि चीज़ बाकी अभी है कि दो बड़ी जमातें अवामी नेशनल पार्टी और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की PDM में को वापसी हो जाए? क्योंकि परसों शो कॉज फाड़ा गया, कल बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और बड़ा क्लियर स्टैंस भी दे दिया, इस्तीफे भी दे दिए तमाम ओहदों से जो PDM के थे। तो अब क्या को लगता है कि रास्ते हो सकते हैं वापसी के? देखिए, ये जो कुछ हुआ है, जब इस्तीफों को फाड़ने की उसकी नोटिस को फाड़ने की बात की गई थी, उस वक्त तक पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, वो अगले दिन के लिए मुआखिर हुई थी। बहरहाल ये खबर आ चुकी थी मीडिया के अंदर, तो उस वक्त तो रब्ता हो सकता था कि जनाब अब आप इससे आगे बात ना करें, हम आपस में बैठकर बात करते हैं। तो एक डिप्लोमेसी होती है कि आप चले जाते हैं और आप जाकर बात करते हैं। एक तो ये समझ में नहीं आया है कि शोकाज को हम तो जॉब्स में देखते हैं कि जॉब्स में एक होता है एक्सप्लेनेशन लेटर होता है, फिर दूसरा एक्सप्लेनेशन लेटर होता है, फिर कभी कभी तीसरा एक्सप्लेनेशन लेटर होता है और फाइनल होता है शोकाज। शोकाज का मतलब ये होता है कि आपके पास मिनिमम चॉइस है, इसके बाद हम आपको जॉब से फारिग कर देंगे। ये शोकाज का लफ्ज़, ये जो सरकारी नौकरों की या प्राइवेट मुलाजमीन की जो डिक्शनरी का जो लफ्ज़ है वो ये है कि शोकाज आखिरी लेटर होता है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर आप हमें मुतमईन ना कर सके तो हम आपको बायक बीनियो दो गोश रवाना कर देंगे, रुखसत कर देंगे, निकाल देंगे। तो ये शोकाज, पहली बात यह है कि ये शोकाज जो है वो एक पार्टी दूसरी पार्टी को कैसे दे सकती है? सारी पार्टियां एक बराबर की सतह पर होती हैं और बराबर की सतह पर अपना मनसब और जगह रखती हैं। इत्तेहाद भी तो इन पार्टियों ने बनाया ना, उस इत्तेहाद का एक सरबराह बनाया, एक जनरल सेक्रेटरी बनाया। नहीं, सरबराह ने कोई नहीं किया ना, ये शोकाज भी जारी हुआ। तो ये तो मौलाना बात टेलीफोन पर कर सकते थे। मौलाना ये बात जो है वो अगर सफ़र करने के काबिल नहीं थे तो उनके पास तो कई मीडियम थे जिससे वो गुफ्तगू कर सकते थे, बात कर सकते थे। लेकिन ये शोकाज का लफ्ज़ वो भी शाहिद खाकान अब्बासी भेजें और वो भी अब्दुल गफूर हैदरी साहब जो हैं वो भेजें, तो ये शोकाज तो ना हुआ। ये सीधी सीधी बात है कि जी आप हमसे रुखसत ले लें या आप चले जाएं, हम आपको अपने साथ इत्तेहाद में नहीं रखना चाहते। साहब कोई रास्ता है वापसी का, आपको लगता है कि अब बचा है? रास्ता किस लिए? क्या लॉन्ग मार्च को रोककर इन्होंने कौन सा बड़ा पहाड़ सर कर लिया है? लॉन्ग मार्च को रोकने का इशारा कहाँ से आया था, ये तो हमें बताया जाए ना कम से कम। लॉन्ग मार्च को 3 दिन पहले इस्तीफों वाली बात से नफी कैसे किया गया कि इस्तीफे देकर जाएं, और इस्तीफों को तो हटाने के बाद ही आपने फैसला किया था कि अभी इस्तीफों की तरफ नहीं जाते हैं, अभी हम जाते हैं बाई इलेक्शन की तरफ, अभी हम जाते हैं सेनेट की तरफ। वरना अगर उस वक्त ये बात ना आती तो सेनेट में तो सबका हिसाब बराबर हो गया होता, सेनेट में तो कोई भी बाकी ना होता और कोई जमात जो है जितनी सीटें लेकर है, अब भी अपोजिशन की तादाद हुकूमत की तादाद से ज़्यादा है, तो ये सूरत हाल तो ना होती। अच्छा, इस्तीफे नहीं दिए गए उस वक्त और इस्तीफे रोक कर आप आए जनाब वापस इलेक्शन की तरफ। अच्छा, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, यानी ये नहीं है हम इस्तीफे भी देंगे, हम डस्का से भी लड़ेंगे, हम कराची से भी लड़ेंगे और हम फिर इस्तीफे भी देंगे। तो ये समझ में नहीं आया। अच्छा, अगर आपने इस्तीफे विड्रॉ कर लिए हैं तो फिर पार्टी को ये पूछने का हक तो होगा ना कि आपने फिर लॉन्ग मार्च क्यों छोड़ दिया। और लॉन्ग मार्च का मैं ये समझता हूँ, पीपल्स पार्टी का कोई मौक़िफ़ हो सकता है, किसी और जमात का कोई भी मौक़िफ़ हो सकता है, मैं ये समझता हूँ कि लॉन्ग मार्च अगर हो जाता तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें एक बहुत बड़ा
टर्न आ जाता। ये लॉन्ग मार्च ऐसा लॉन्ग मार्च ना होता जिसको आप कह सकते हैं कि जनाब ये बेनतीजा होता। मैं नहीं कहता हूँ कि इमरान खान को हटा दिया जाता, लेकिन एक बहुत बड़ा सियासी सवाल पैदा हो जाता और जिसके बारे में सब इक़्तिदार के तमाम मराकज़ को बैठकर सोचना होता कि भाई अब क्या करें, इसके साथ क्या करें। लेकिन लगारी साहब, अब तो लॉन्ग मार्च तो किस्सा है पारीना बन चुका, अब तो शायद वो दूर दूर तक लॉन्ग मार्च या शॉर्ट मार्च तो ये फिर कह रहे हैं कि हम लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहे हैं। अब तो ये कह रहे हैं ना पीडीएम में मौजूद। लेकिन सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पीडीएम से अलहदगी के बाद तो अब जो हुकूमत मुखालिफ बयानियाँ हैं वो तो अब रहा ही नहीं, कहीं नज़र ही नहीं आ रहा, अब तो कहीं और ही चीज़ें हो रही हैं। पहले आकर पीडीएम बात करती थी हुकूमत मुखालिफ, अब वो बात कर रही है अपनी ही जमातों के मुखालिफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आती है वो बात पीडीएम की जगह रही है, पीडीएम आती है वो एएनपी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर कर रही है। उस्मान सईद बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो इस सारी अमल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो एक बड़ी खूबसूरत सी मूवमेंट नज़र आ रही है कि पूरी की पूरी जमातें, बसरा साहब, वो आपस में ही बयानात भी दे रही हैं और आपस में एक दूसरे की मुखालिफत भी कर रही हैं। तो हुकूमत क्या कर रही है इस सारे अमल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। हम तवातुर से, मेरे ख्याल में मैं भी और एक पैनल ही बन गया है, अब तो मैं भी हैं, आप भी हैं, लगारी साहब भी हैं। हमने इसके ऊपर बड़ी मगजमारी की है जब से ये इत्तेहाद बना था। लगारी साहब का अपना एक इसके ऊपर नुक्ता नज़र है, क्योंकि वो बहरहाल एक पार्टी तो नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, हम एक पार्टी और गवर्नमेंट है, हम उसको और तरीके से देखते थे। लेकिन एक चीज़ के ऊपर कमो बेश सब लोगों का इत्तेफाक था कि बयानिया कोई नहीं था इन लोगों के पास। देखिए ना, मुझे बताइए कि ये एक बहरूपिया सा था बयानिया, एक बहरूप था बयानिया का कि जी हम मुल्क के अंदर महंगाई का मसला है, फलां। दरअसल ये इत्तेहाद बना था जो पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी पुरानी रवश है कि जब भी कोई हुकूमतें रही हैं, उन्होंने लूटा है, उसके बाद उनके ऊपर केसेस बने हैं, उसका उन्होंने माफ़ी करवा ली है, जिसको हम उर्फ़ आम में एनआरओ कहते हैं। कोई बयानिया नहीं था। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये थी, मैं पहले दिन से आपके सामने रख रहा हूँ कि जिस बयानिए को, जिस तहरीक को बगैर किसी बैकबोन के लीड कौन कर रहा है? लीड कर रही है मरीम नवाज। मुझे बताइए कि मरीम नवाज की जिंदगी भर की क्रेडिबिलिटी क्या है? कुछ बातों पे तो हम टीवी में बहस नहीं कर सकते, उनके जो उनके बैजेस हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर तो पूरी दुनिया जानती है। एक कैलबरी फॉन्ट, एक झूठा ट्रस्ट डीड, एक सुप्रीम कोर्ट में झूठ, एक मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं जिसका टेलीविजन पे आगे इजहार किया, और झूठ बोलने के अलावा उनकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं थी। जिस इत्तेहाद की सुर्खेल, जिसका सरचश्मा वो थी, वो अल्टीमेटली इसी का शिकार होना था। और मैं दोबारा आपसे जरा इल्मी तौर पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, पाकिस्तान बनने की तहरीक हो या पाकिस्तान में इदारों के इस्तेहकाम और उनको सुरखरू करने की तहरीक जो इमरान खान ने चलाई, इन सब के साथ अवाम जब खड़ी होती है, जब बयानिया होता है। हमारे पास एक बयानिया था, लोग हमारे साथ खड़े हुए, हम एक तनहा जमात थे, हमने पूरी गवर्नमेंट और उसकी मशीनरी और माफिया का मुकाबला किया। कायद आज़म ने जब पाकिस्तान लिया, तहरीक के पीछे नैरेटिव था, इनका नैरेटिव कोई नहीं था और इसका अंजाम बहरहाल यही होना था। अब हम ये कहते हैं कि देखिए, अब जबकि आपके इस भानुमति के कुनबे का अंजाम तो पहले ही हमें मालूम था, अब उसका अंजाम हो चुका। और मैं लगारी साहब की खिदमत में अर्ज करूं कि मार्च का महीना गुजर चुका, अब हम अप्रैल में सांस ले रहे हैं। मार्च अगले साल शायद कहीं दोबारा आएगा, उससे पहले तो अप्रैल आएगा, उसके बाद मई है, बड़ा गर्मी का महीना है, तो मार्च इज ओवर नाउ। अब किसी मार्च का फर्क नहीं पड़ता। हम इनसे पहले दिन से कह रहे हैं, आइए, आप कहते थे, जो कि आप बोगस बात करते हैं, झूठ बोलते हैं। ये अपोजिशन की बात मैं कर रहा हूँ, पीडीएम की, जी इलेक्शन सही नहीं हुआ, चलिए सही नहीं हुआ था ना, आपकी बात मान लेते हैं। आइए कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन कीजिए, इंतखाबी इस्लाहात के अमल में हुकूमत का साथ दीजिए। आइए पाकिस्तान को आगे कैसे लेके चलना है, संजीदा अपोजिशन के ऊपर बात कीजिए। एनआरओ की रट छोड़िए। कुछ संजीदा जो आपने मौजूद में यही बात करना चाह रहा हूँ। हमारे साथ बैरिस्टर आमिर हसन साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शुरू से पार्लियामान के अंदर रहकर सियासत को, मुखालिफत को, अपोजिशन को करना चाह रही थी। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, तो आमिर हसन साहब, अब मौका भी हो रहा है, इंतखाबी इस्लाहाती कमेटी का हिस्सा भी आपकी जमात हो रही है, दीगर कमेटीज़ में भी अब पूरी तरह से फ़ाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होना चाह रही है। अब आप समझते हैं कि अब जिस हुकूमत को आप सेलेक्टेड हुकूमत कह रहे हैं, जिस हुकूमत को आप जो है मुखालिफत कर रहे हैं, उस हुकूमत का अब पार्लियामान के अंदर साथ देते हुए चलेंगे, तो इसका मतलब है ये हुकूमत तो फिर 5 साल नहीं जाएगी, क्योंकि पार्लिमानी मामलात में तो आप इनके साथ होंगे, जब साथ होंगे तो फिर हुकूमत भी अपनी मुद्दत पूरी करेगी। देखें, इस वक्त पिछले 3 साल होने को हैं जी इस हुकूमत के, उसमें किसने चैलेंज किया है बतौर अपोजिशन?
हम मौजूद हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो हैं। कब आपको शहबाज शरीफ साहब कभी इन्हें चैलेंज करते नजर आए हैं? वो तो बड़े आएंगे तो बड़े मीठे से अंदाज में गुफ्तगू करेंगे। पंजाब में 3 साल से बुजदार राज है जिसने पंजाब के अवाम का बेड़ा गर्क करके रख दिया, एक मज़ाहिया हुकूमत है, और उसके खिलाफ आपको कब ये PMLN अपोजिशन करती नजर आई है? हमारे खिलाफ तो PMLN ऐसी अपोजिशन करती थी कि जिस तरह हमें जिंदा रहने का हक नहीं देंगे, वापडा के दफातर जलाते थे, सदर पाकिस्तान को कहते थे हम घसीटेंगे। 3 साल से बुजदार के बारे में खामोश है पंजाब में, मरकज में इनका कोई बंदा अपोजिशन करने को तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी हकीकी अपोजिशन के तौर पे पार्लियामान के अंदर भी काम कर रही है, पार्लियामान के बाहर भी हमने कोशिश की थी कि तमाम अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करें। जब हमने PDM बनवाया था उस वक़्त मियाँ साहब तो अपनी डील वील के चक्कर में थे बाहर जाने के, और इसी हुकूमत के साथ मुकमुकान का हो रहा था, और ये वजीर रोज आके मियाँ साहब की बीमारी के बुलेटिन सुनाते थे, कैबिनेट में रोते थे कि मियाँ साहब को कुछ हो जाना है, और इनकी मिली भगत से मियाँ साहब को या एक मुजरिम को भगाया गया। इन दोनों का काम था वहां पे बैठ के। तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की कोशिश थी कि अपोजिशन जमातें बोलें। मरियम साहबा 2 साल से अपनी वालदा के गम में खामोश थी, सियासत ही नहीं कर रही थी, उन्हें उनकी पार्टी के लोग उनकी हैसियत को तस्लीम नहीं करते थे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने उन्हें बुलाया, उन्हें हैसियत दी तो उन्हें उनकी पार्टी के अंदर हैसियत मिली। तो इसलिए अपोजिशन तो हम कर रहे हैं, हमें किसी की ये नहीं, हमारी कोशिश थी कि हम मुश्तरका अपोजिशन के जरिए लोगों के जो मुआशी मसाइल है, लोगों के जो सियासी मसाइल हैं और लोगों के जो आईनी हकूक है उनके ऊपर हम बात करें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इनका सर काम ये अब तमाम तर चीजें होंगी आइन और कानून और पार्लियामान के अंदर रहकर, तो फिर वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत को अगले 2.25 साल जो बाकी रह गए। तो हम बात कर रहे हैं PDM की, लेकिन हुकूमती मामलात के हवाले से एक बड़ा अहम नुक्ता है उस्मान सईद बसरा साहब के इस वक्त PDM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी दोनों अलग हैं। हुकूमत जो इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से बात कर रही है, बाकी कुछ कानून है, कुछ लेजिस्लेशन है जो पहले रुकी हुई थी इस वजह से कि अक्सरियत और अक़लियत के मामलात दोनों सेनेट में अलग अलग थे। तो अब तो बहुत मौका है कि आप इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मामलात करें, क्योंकि अब तो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए वैसे भी हुकूमत से कहीं ना कहीं रिलीफ होता हुआ नजर आएगा अगले आने वाले दिनों में। तो सर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि पीपल्स पार्टी हो, मतलब कि वर्स्ट कम वर्स्ट मुस्लिम लीग नून हो, ये तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं। वजीर आजम पहले दिन से इसके दिल से ख्वाह हैं कि वो तमाम सियासी जमातों को इस पॉलिटिकल प्रोसेस में साथ लेके चले। हुकूमतें तो आने जाने चीज़ हैं, हमें पाकिस्तान की आइन की बेहतरी के लिए काम करना है, हमें पाकिस्तान के इदारों की तकरीम के लिए काम करना है, उनकी बहाली और उनकी मजबूती के लिए काम करना है। नाम ही शुरू करते हैं कि चोर और करप्ट, यहाँ से आप कह रहे हैं कि साथ लेकर चलना चाह रहे हैं। बड़ी सियासी जमातें तो हैं लेकिन वो चोर और करप्ट से तो लफ्ज़ इस्तेमाल शुरू करते हैं। मुदस्सर देखिए, जो भी किसी के अमाल हैं वो अगर फर्ज करें, मैं आपके सामने रखता हूँ, मियां नवाज शरीफ साहब को सजा हुई है एसेट्स बियॉन्ड द मींस के अंदर, ये तो है इंग्लिश। उर्दू इसकी ये है कि आपके असासे आपके नॉन यानी कि जायज किस्म की आमदनी से जायद हैं, जो हराम के पैसे में फॉल करते हैं। लेकिन अगर मेरे पास एक आईफोन है, आप मुझसे सवाल करें कि उस्मान साहब ये आपने कहाँ से लिया है, अगर मेरे वसाइल मेरे आईफोन खरीदने से मैच नहीं करते तो जाहिर बात है मैं कुछ छुपा रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि पॉलिटिकल प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने का मतलब ये कहाँ लिखा हुआ है कि चोरी को जायज करार दे दें? यानी कि अगर आपने मुल्क को लूट के खाया है, आपकी नेकेड एविडेंस है आपकी TTN लगाने के केस के अंदर। मुश्ताक चीनी अपने मुंह से कह रहा है कि मैं एक खानदान के लिए काम करता रहा हूँ। ओमनी ग्रुप वाले मान रहे हैं कि हम एक फलां कारोबार में फलां खानदान के फ्रंटमैन का काम करते रहे, तो हम क्या उनको इन्वेस्टिगेट ना करें? आप मुझे बताइए कि नवाज शरीफ साहब को हम कहते थे कि वो चोरी में मुलव्वस हैं, उनको सजा नहीं हुई चोरी के अंदर। पॉलिटिकल प्रोसेस की स्ट्रेंथनिंग का मतलब ये है कि जो एक कानून है उसकी हुक्मरानी हो, हुक्मरानों का कानून ना हो, ना हुक्मरान खानदानों का कानून हो। देखिए मसला ये है कि हम कहते हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस को स्ट्रेंथन करें, आए जेन्युइन अपोजिशन करें, लेकिन जिसके ऊपर सवाल हैं, जिसकी जायदाद पे सवाल हैं, जिसकी इनकम के ऊपर सवाल हैं, जिस पे इदारे सवाल उठा रहे हैं, आप बताइए कि FIA अगर सवाल उठा रहा है तो FIA एक इदारा है, अब नैब को बंद कर दें फिर अगर पॉलिटिकल प्रोसेस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं? नहीं, दुनिया के अंदर पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथन तब होता है जब आप कानून की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ को लेके चलते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा वजीर आज़म खड़ा हुआ है जो रूल ऑफ लॉ की बात करता है,
जो अपने और बेगाने के ऊपर यकसा कानून के नाफिज होने की बात करता है, इससे पॉलिटिकल सिस्टम आपका स्ट्रेंथन होगा। जब आपका अदालती निजाम स्ट्रेंथन होगा, लोगों का उसके ऊपर एतमाद बढ़ेगा, अल्टीमेटली आपका पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथन होगा। लेकिन ये कोई नहीं कह सकता, ना किसी को कहना चाहिए। मेरी आपके सामने, आप लोगों की रहनुमाई करते हैं टेलीविजन के ऊपर बैठ के, पॉलिटिकल स्ट्रेंथनिंग का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप चोरों को चोर ना कहें। आप कहिए ठीक है, आपने तो चलें सर, अब ये देख रहे हैं कि अब जो जमातें इस वक्त पार्लियामेंट हैं और हुकूमत के साथ अब लेजिस्लेशन के हवाले से भी आगे बढ़ रही हैं, क्या उनके साथ हुकूमत के क्या मामलात होते हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान सईद बसरा साहब आपका, बैरिस्टर आमिर हसन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, नज़ीर लगारी साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे एक बड़े अहम मौजू के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। जब से दुनिया तेजी के साथ तरक्की कर रही है, यानी कि टेक्नोलॉजी की दौड़ में आगे जा रही है, नित नई चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन एक चीज है जिसे कहा जाता है क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन का नाम आपने तो बहुत सुन रखा है, जो इस वक्त बहुत नापैद होती है और बहुत महंगी चीज हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो क्रिप्टो करेंसी अब बहुत नई चीज शायद नहीं रही है, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो ये एक बिल्कुल अलग चीज़ है। बहुत से लोग इसके खौफजदा भी हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ों के हवाले से देख भी रहे हैं कि करना क्या है। आज हमने अपने प्रोग्राम में वकार ज़का साहब को आया है, जो इस वक्त सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं वो ज़्यादा सहल और आसान कर रहे हैं, न सिर्फ हुकूमतों के लिए, वजारतों के लिए, बल्कि अदालत में भी जाकर बगैर किसी वकील के चीज़ों से पाबंदियां भी हटवा रहे हैं और दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि असल चीज़ क्या है। जो काम शायद हुकूमतों का था, वजारतों का था, वो काम भी वही करते हुए नज़र आ रहे हैं। वकार ज़का साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने हमें वक्त दिया। ये बहुत सारी 2-4 चीज़ें मैं जानना चाहूँगा, उसमें एक तो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से है, आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये कुछ सादा लफ्ज़ों में आज मैं चाहूँगा कि वो बयान हो। तो सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान में जो क्रिप्टो करेंसी के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, इससे एक आम आदमी का, वकार ज़का साहब, वो क्या फ़ायदा है कि वो क्रिप्टो करेंसी की तरफ आए, वो इसमें इन्वेस्टमेंट करे? ये मैं चाहूँगा थोड़ा ज़्यादा सहल और आसान लफ्ज़ों में बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसको आसान लफ्जों में इस तरह समझ लीजिए कि मैं आपसे सवाल पूछता जाता हूं, आप जवाब देते जाएंगे तो बड़ा जल्दी क्लियर होगा। जितने लोग देख रहे हैं, खासतौर पे बाप पर्दा खवातीन जो घर पे बैठी हैं, और उनके लिए कमाने का बड़ा एक आसान तरीका है। देखें, अगर आपका हक हलाल का पैसा है तो चाहे आप बिटकॉइन खरीदें, गोल्ड खरीदें, और अगर आप FBR में डिक्लेयर कर रहे हो उसे, तो आपको कोई FIA कोई पकड़ नहीं सकता अनटिल अनलेस आप मुल्क से बाहर पैसा नहीं भेज रहे। ये बात क्लियर हो गई? सही, ठीक है। क्योंकि एक एक्ट है फॉरेन एक्सचेंज एक्ट 1947, जी हाँ, उसको ही वॉयलेशन नहीं होनी चाहिए। भाई आपने बिटकॉइन खरीदा, आपने कहा जी मैंने बोल से पैसे कमाए हैं, मैंने आज बिटकॉइन ले लिया, तो आपको FIA इस बात पे नहीं पकड़ सकती। आपने कहा जी मैंने इस पैसे से जो ट्रेडिंग कर रहा हूं, तब भी नहीं पकड़ सकती। हाँ, आप मुल्क से बाहर पैसा भेज रहे तो प्रॉब्लम है। अब ये बला है क्या? देखिए, पहले जमाने में बार्टर होता था, गाय देके बकरी ले लो, गंदम देके दूध ले लो। एक बंदे ने आके बोला भाई मैं ऐसे नहीं करूंगा, आपके ख्याल में गोल्ड कौन लेकर आया? ये बताइएगा। तो गोल्ड भी सर इसी तरह से आया कि एक महंगी धात बना ली जाए जिसके बदले में कुछ चीजें बने, तो वो भी किसी की मलकियत नहीं है। हाँ, गोल्ड जो है वो कोई इस्लाम नहीं लेकर आया, कोई हुकूमत नहीं लाई। किसी ने बीच में आके बोला भाई गाय देके बकरी नहीं, बीच में एक कोई ऐसी चीज रखो कॉमन जिसको देके ले ले। तो गोल्ड के पीछे भी कोई नहीं है, गोल्ड के पीछे सिर्फ ह्यूमन हिस्ट्री है, ह्यूमन यकीन है कि हाँ यार इसकी कोई वैल्यू है, ये एक इसके हम देकर कुछ ले सकते हैं। इसी तरह फिर हुकूमत आई, हुकूमत ने पेपर करेंसी निकाली और कहा सारा गोल्ड हमें दे दो। उसके बाद इन्होंने कह दिया नहीं जी अब प्रिंटर है और जो भी प्रिंट हो रहा है पैसा, इसके अंदर कोई भी गोल्ड नहीं है पीछे, बस प्रिंटिंग हो रही है। इसी वजह से महंगाई आई और 2008 में रिसेशन आया, सबकी नौकरियां तेल हो गई। इसलिए लोगों ने कहा यार हम तो अपना काम ठीक कर रहे थे, हमारा काम कैसे खराब हो गया? तो उस जमाने में इंटरनेट की दुनिया के लोगों ने कहा कि जैसे गोल्ड है इस तरह इंटरनेट की दुनिया का कोई गोल्ड होना चाहिए और उसके ऊपर सब लोग यकीन कर लें, और लेने देने के काम में हुकूमत इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। हुकूमत को पता होना चाहिए कि वकार ज़का के पास
कितना एसिड पड़ा है, कितना बिटकॉइन है, लेकिन हुकूमत के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। कंट्रोल से मुराद ये है आपका सर बैंक में पैसा रखा हुआ है 10 लाख रुपया, एटीएम से आप 24 घंटे में 50,000 निकाल सकते हैं, या बहुत हुआ तो लाख रुपया, लेकिन 10 लाख पूरे नहीं निकाल सकते। लेकिन वकार कहते हैं हुकूमतों के कंट्रोल में ना हो चीज तो फिर तो वो हुकूमत का तो उसमें कोई फायदा नहीं। आप तो इसके लिए लेजिस्लेशन तक करवाने के काम कर रहे हैं। जी, इसके अंदर देखें, हुकूमत के कंट्रोल में ये नहीं होना चाहिए कि आपकी मेरी सैलरी, आपके मेरी इनकम को कंट्रोल कर सके। हुकूमत को सिर्फ डिक्लेयर उनके पास करने का जो लेजिस्लेशन का पूरा प्रोसेस हम कर रहे हैं कि भाई हुकूमत को टैक्स मिलना चाहिए कि वकार जगह कितने पैसे कमा रहा है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हुकूमत आज बोले जी मैं सबके डॉलर अकाउंट ब्लॉक कर रहे हैं। क्यों भाई, आप क्यों ब्लॉक कर रहे हैं? अच्छा भाई, आज से जो है शराय सूद इतनी हो जाएगी। लो, ये एकदम ये क्या हुआ भाई? तो ये हुकूमत में इंसानी बैठे ना, उनकी गलत पॉलिसीज की वजह से हमारी सोर्स ऑफ इनकम खराब हो सकती है। तो कहने का मतलब ये कि हमें डिक्लेयर करके टैक्स तो देना है, लेकिन हुकूमत के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। तो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी दुनिया भर में क्यों इतनी आम होती जा रही है कि लोगों का ट्रस्ट बनता जा रहा है कि हाँ, इस चीज को खरीदने से एक तो हम रिकॉर्ड पर हैं, कोई मनी लॉन्ड्रिंग, कोई टेरर फाइनेंसिंग इससे हो नहीं सकती। ये एक गलत किस्म का आंसर है, क्योंकि इंटरनेट के बगैर तो क्रिप्टो करेंसी चलेगी नहीं। सही, इंटरनेट के थ्रू जो भी ट्रांजैक्शन है वो ट्रेसेबल है। तो पीटीए आज भी चाहे तो सारा ट्रेस कर सकता है कि हमारे मुल्क से कितनी आईपी पे कहां से क्या कुछ हो रहा है। तो इस वजह से देखें, इसमें जो सबसे अहम चीज समझने की ये है, आप घर पे बैठे हैं, आपके पास 100 रुपए पड़े हैं, 100 रुपए का भी आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं। आप $60,000 का ना खरीदें, आप फ्रैक्शन में लें, थोड़ा सा लेकर उसमें आप आगे पीछे उसकी थोड़ी ट्रेडिंग करके देखें। हर एक को सूट करता है। देखिए, कुछ लोग किसी जगह पे पैसा लगाते हैं तो नसीब चल रहा होता है, कुछ लोगों का नसीब ही खराब है, तो बिटकॉइन हो तो चाहे वो टेस्ला का शेयर हो। वकार ज़का साहब, सादा सवाल है कि पाकिस्तान में तो वैसे ही बड़ी बेरोजगारी। आपने आगाज में कहा था कि बापर्दा खवातीन घर में बैठे बना सकती हैं। कितने पैसे एक आम आदमी बना सकता है, कैसे? देखिए, इसका एक बहुत अच्छा, क्रिप्टो करेंसी मुश्किल चीज है, पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूं। अगर आसान होती तो पाकिस्तान में मलिक रियाज साहब या फिर हमारे अकील करीम रेड्डी साहब जो है सारे के सारे बिटकॉइन खरीद चुके होते, है ना, पूरी मार्केट ही खाली कर देते। ये समझना मुश्किल है, वरना पाकिस्तान के मियां मंशा साहब, बड़े बड़े लोग अभी तक इसके खरीद के, जावेद आफरीदी साहब सब कुछ ले जा चुके होते। ये मुश्किल समझने में भी है, इसलिए समझने के लिए आपको YouTube से इतनी मालूमात मिलती नहीं है। इसके लिए हमने बड़ा एक आसान तरीका किया। भाई, मेरा एक फेसबुक का पेज है, facebook.com/वकारज़का। वहां पर आपको भी मैं दावत देता हूं, आपके व्हाट्सएप पे मैं सिखाना शुरू करता हूं। वहां बिकम सपोर्टर लिखा है, उस पर क्लिक करें, ज्वाइन करें। वहां पर आपसे पैसे कोई नहीं लेगा, आपको सिखाया जाएगा। देखिए, इसमें मसला ये, जब तक 1 to 1 बैठ के कोई नहीं सिखाएगा ना, आपको समझ नहीं आ सकती। बापर्दा खवातीन घर पे बैठ के इस वक्त, अगर मैंने कल ही 2-3 सक्सेस स्टोरीज अपलोड की हैं हाउस वाइफ्स की, वो भी आप फेसबुक पे मेरे पेज पे जाके देख सकते हैं। अगर वो 50,000 रुपया लगाती हैं और समझना शुरू करती हैं तो महीने के 10-12 हज़ार रुपए कहीं भी नहीं गए। ये मैं बहुत कम बता रहा हूँ क्रिप्टो से कमाने का तरीका, और ये इसलिए जरूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट प्लान के तौर पे ना समझे। देखें, डाकिया खत लेके जाता था, उसकी जगह आ गई ईमेल। अब अगर जिसको ईमेल करनी नहीं आती और वो कहता है मैं नहीं समझना चाहता, तो वो पीछे रह जाएगा। आप क्रिप्टो करेंसी को सिर्फ सीखें, पैसे मत लगाएं इसमें, क्योंकि देखें इसमें लोग सट्टा खेलना शुरू कर देते हैं। तो फिर आप जो बता रहे हैं कि आपके इस तरह से, ये तो फिर ये भी फिर कहा जाएगा जी इससे तो वकार ज़का कमा रहे हैं। वकार ज़का क्योंकि पाकिस्तान में इसको लीड कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो ये उन्हीं के हाथ में आ जाएगी हर चीज़। देखिए, इसके अंदर इसको समझने का तरीका ऐसे कि पिछले 5 साल से तो फ्री सिखा रहे थे, तो फ्री सिखाने में कोई आया नहीं। पाकिस्तानी कौम ऐसी है, जब तक महंगी चीज ना दिखाई जाए तब तक कोई आता नहीं है। अब जब फ्री बता रहा था, जब $200 का बिटकॉइन था, मैंने कहा ले लो भाई ले लो, किसी ने नहीं सुना। मैंने कहा 10, मैंने कोविड में कहा कि मैं गारंटी ले रहा हूं, आज इथेरियम में इन्वेस्ट कर दो, $200 का है, नहीं सुना। पाकिस्तान में कोई यूट्यूबर, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो आपको आके इस किस्म की टिप्स देता हो, नहीं सुनी। फिर मुझे अंदाजा हुआ नहीं यार, इनसे $10-12 लेंगे तो है फायदा है। देखिए, और इसकी एग्जांपल इसी तरह, जो आइडिया लेकर आता है ऑब्वियसली वो पैसे ज्यादा कमाता है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि वो कहे जी वकार ज़का के पर्सनल सिखाने के $100 लूंगा, फिर मेरे पास आप आए तो मैं आपको $2,000 लूंगा। 1,500 रुपए महीना कोई इतनी बड़ी फीस नहीं है कोई सिखाने के लिए। और सबसे बढ़ के करीम ऊबर, देखें जो आइडिया लाता है, Booking.com का कोई होटल नहीं है, करीम की कोई अपनी गाड़ी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसे वो कमा रहे हैं। तो आजकल ऑनलाइन जो आइडिया लाएगा ऑब्वियसली वो पैसा कमाएगा, वो ऐसा नहीं हो सकता कि पीछे रह जाए। लेकिन आपका काम ये होना चाहिए कि आप 1,500 महीना दे के अपने आप को इतनी ट्रेनिंग दे दें कि आप सीख जाए। या मैं कहता हूं, चैलेंज करता हूं, आप YouTube पे जाके 1000 बार भी कोशिश करेंगे ना, आपको नहीं समझ आएगी क्रिप्टो के। अगर समझ आती तो सारी दुनिया आज पैसे कमा रही होती इससे। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगा, आप माइनिंग जो है वो आप लगा रहे हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा?
माइनिंग पाकिस्तान में क्योंकि अभी नहीं है तो हो गया तो इससे क्या फ़ायदा होगा फिर? देखिए, मेरा दावा ये था कि पाकिस्तान जो है वो अपने सारे कर्जे उतार सकता है। पाकिस्तान में सियालकोट का फुटबॉल हो या टेक्सटाइल मिल हो, कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो बिटकॉइन माइनिंग को कॉम्पीट कर सकती है। हाइड्रो पावर के थ्रू यानी एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो गया। केपीके के इलाके में जाकर जो हमने पूरा सेटअप लगाया उससे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो अब वहां आ रहे हैं, जिसमें मैं ज़ियाउल्लाह बंगश साहब जो आईटी मिनिस्टर हैं उनको सलूट करता हूं, क्योंकि पाकिस्तान में ना तैमूर साहब ने सुना ना फेडरल मिनिस्टर ने सुना। और फेडरल मिनिस्टर साहब से तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, हॉकी खेलें, क्रिकेट खेलें, ये आप फील्ड छोड़ दें। आप जिस तरह तबाह कर रहे हैं इस वक्त आईटी को, अल्लाह माफ करे, आप खालों को बेचने के निजाम पे जाए, अभी ईद आएगी, आप प्लीज आईटी मिनिस्ट्री छोड़ दें। अमीनुल हक साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, या अगर एमक्यूएम में किसी को देना ही है तो सेनेटर अतीक को दे दो भाई, जिसको पता तो है, जो डिजिटल सेनेटर अपने आप को बोलता है। इतना बड़ा जो मुल्क के साथ ज्यादती हो रही है उस पर कौन जिम्मेदार होगा? ज़ियाउल्लाह बंगश अगर नहीं होते, खुदा की कसम कभी ये चीज नहीं लगती। पाकिस्तान में 3D प्रिंटर सर अभी तक वो नहीं खोल सके, तो सोचे क्रिप्टो यहां पर लाना कितनी मुश्किल चीज है। इस वक्त पाकिस्तान 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हमने वहां की है। 3 करोड़ रुपए पे 40 लाख रुपया महीना आ रहा है। महीना पाकिस्तान में पैसे आ रहे हैं, जा नहीं रहे। इससे बड़ी कोई इंडस्ट्री मुझे बता दें कि 3 करोड़ लगाने के बाद आपके पैसे। यहाँ पर हमें प्रोग्राम में एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर आपको आगाह करेंगे कि सिंध हाई कोर्ट के अहकामात कुछ थे और यहाँ की ब्यूरोक्रेसी उन अहकामात की खिलाफ वर्जी कैसे कर रही है, जिससे लाखों तलबा इस वक्त इंटरमीडिएट बोर्ड के परेशान नजर आ रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक बड़ा अहम मामला है कि जो बोर्ड कुछ तफसीलात सामने लेकर आया है। सिंध हाई कोर्ट ने, कराची बेंच ने यूनिवर्सिटी बोर्ड सिंध से अफसरान को हटाने के अहकामात दिए। वो अहकामात तो मौसूल हुए, लेकिन उन अफसरान को हटाने के बजाय मामलात तब्दील करके किसी और अफसरान को उनके ओहदों से हटा दिया गया, यानी कि जिनके नाम थे वो कहीं और थे, और फिर रिपोर्ट भी पेश कर दी गई। इस सारे अमल के बाद हुआ क्या है ये जान लेते हैं। शाहिद अली, ब्यूरो हेड सक्कर, हमारे साथ मौजूद है। शाहिद, आगाह कीजिएगा, ये मसला क्या हुआ है और इसमें किस तरह से ये तालीमी बोर्ड के लोगों के साथ जो कुछ हुआ और जो कुछ किया गया, वो कौन लोग थे? देखिए, सूरत हाल ये है कि सिंध हाई कोर्ट कराची बेंच में एक पिटीशन दायर हुई थी जिसके अंदर ये कहा गया था कि सिंध में बहुत सारे महकमे ऐसे हैं जिसमें एडिशनल अफसरान काम कर रहे हैं, एडिशनल ओहदे उनके पास हैं, वो लुक आफ्टर भी कर रहे हैं और ऑन पे पर भी काम कर रहे हैं। इस पर जो है सिंध हाई कोर्ट कराची बेंच ने जो है हुकूमत सिंध से मालूमात ली, तो हुकूमत सिंध ने अपने तमाम डिपार्टमेंट में जो अफसर एडिशनल जिनके पास चार्ट था उनकी तफसीलात फराहम कर दी। इसमें यूनिवर्सिटी बोर्ड सिंध जो है, जो मतलब सारे सिंध के 7-8 बोर्ड हैं, तालीमी बोर्ड, उनके मामला देखता है। उसमें से 5 अफसरान की निशानदेही की गई कि ये एडिशनल चार्ज पर हैं, उनके नाम भी वहाँ वाजे किए गए। लेकिन हुआ ये कि जब सिंध हाई कोर्ट कराची बेंच ने आर्डर जारी किया कि तमाम जो एडिशनल चार्ज जिन लोगों के पास हैं या जो लुक आफ्टर कर रहे हैं या ऑन पे रोल पे जो काम कर रहे हैं, उनको वापस उनके महकमों में भेज दिया जाए। इस पर सिंध में यूनिवर्सिटी बोर्ड ने अमल दरामद के बजाय यूनिवर्सिटी के मुतल्लिका ही अफसरान ने अपने तमाम नीचे जो तालीमी बोर्ड थे उनमें खत किए और जो तालीमी बोर्ड पे लोग थे उनको हटा दिया गया। ये लोग अपनी जगह बराजमान है, जिसके बाद तालीमी बोर्ड का निजाम जो है बुरी तरह से शायद हमारे साथ ही रह गए। बोर्ड का निजाम है वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ, तो हमने ज्वाइन कर लिया है इस वक्त गुलाम मुस्तफ़ा पीरज़ादा साहब ने, वाइस चेयरमैन सिंध एजुकेशन बोर्ड कमेटी हैं। बहुत शुक्रिया गुलाम मुस्तफ़ा पीरज़ादा साहब आपके वक्त का। सर पीरज़ादा साहब, ये क्या मामला हुआ? सुना हाई कोर्ट ने ऑर्डर कुछ दिया था और ऑर्डर की तामील कुछ और ही अंदाज में हो गई है। आपने बिल्कुल सही सुना है। एक ऑफिसर ने, किसी डिपार्टमेंट के लोग ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की थी कि हमारे प्रमोशन नहीं हो रहे हैं और लोगों को एडिशनल चार्ज दी गई है। तो हानर हाई कोर्ट कराची ने यह फैसला किया, गवर्नमेंट सिंध से पूछा कि आपके जितने भी इदारे हैं उनमें कौन कितनी पोस्ट पे एडिशनल चार्ज पे काम कर रहे हैं। तो हुकूमत सिंध ने पूरे इदारों की तफसील दे दी कि ये लोग एडिशनल चार्ज पे काम कर रहे हैं। तो उसी में यूनिवर्सिटी बोर्ड, डिपार्टमेंट
ने भी अपनी रिपोर्ट दी और वहाँ पे 5 अफसरान, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी मुदस्सिर खान साहब, हमारे SO महर साहब, एक कंप्यूटर के साहब हैं और एक असिस्टेंट साहब हैं, कोई इस तरह के 5 लोग थे जिनके नाम हाई कोर्ट में दिए गए थे कि ये एडिशनल चार्ज पे काम करें। तो हैदराबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि जितने भी सिंध में एडिशनल चार्ज पे लोग काम कर रहे हैं उनको वहाँ अपनी सीटों से हटा के अपनी अपनी पोस्ट पे भेज दो और बाकी सीटों पे प्रमोशन करके उनको फिल कर दो। तो हुआ यूँ कि ये जो ऑर्डर होना था उन 5 यूनिवर्सिटी बोर्ड से 5 अफसरान को जाना चाहिए था, लेकिन यूनिवर्सिटी बोर्ड डिपार्टमेंट से हुआ यूँ कि उन्होंने एक ऑनरेबल हाई कोर्ट का रेफरेंस दे के, जजमेंट का उनका रेफरेंस दे के तमाम बोर्डों को, सिंध के जितने भी बोर्ड हैं उनके चेयरमैन को भेज दिया कि आपके पास जितने भी सेक्रेटरी, एडिशनल कंट्रोलर, सेक्रेटरी, ऑडिट अफसर, एडिशनल चार्ज में जितने भी लोग बैठे हैं, जिस पोजीशन पे भी बैठे हैं, सबको फारिग करें। ये हाई कोर्ट का हुक्म है। जब हमें मालूम हुआ कि हाई कोर्ट का फैसला ये नहीं था, हाई कोर्ट का फैसला था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी बोर्ड में जो 5 अफसरान थे उनको जाने के लिए कहा था। लेकिन आज तक सूरत हाल होगी पीरजादा साहब इसमें कि सिंध यूनिवर्सिटी बोर्ड की बजाय सानवी तालीमी बोर्ड जो है उसके अफसरान फारिग कर दिए गए, उनको ओहदों से हटा दिया गया। लेकिन इस सारे अमल में पीरजादा साहब नुकसान किसका हुआ है सबसे ज़्यादा? बहुत नुकसान हो रहा है तलबा का। अच्छा, जो दूर दराज से गरीब गुरबा लोग आते हैं, खर्चा करके आते हैं इदारे में अपने मार्केट के लिए, अपनी करेक्शन के लिए, पक्के सर्टिफिकेट के लिए, बोर्ड के जो भी उनके इश्यूज़ हैं वो उस काम के लिए जब आते हैं तो ज़ाहिर है यहाँ पे अथॉरिटी जो है वो सेक्रेटरी होता है, कंट्रोलर होता है, अफसर होता है, तो उनके न होने से वो जो भी फाइल है वो अप्रूव हो नहीं सकता। तो बहुत तलबा अभी परेशान हैं और स्टूडेंट के अलावा टीचर भी परेशान हैं, उनके इश्यूज़ होते हैं एग्जामिनेशन के हवाले से, सेक्रेटरी साइड के हवाले से। जब सेक्रेटरी नहीं रहेगा, ऑडिट कंट्रोलर नहीं रहेगा और ऑडिट ऑफिसर नहीं होगा तो टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, और उससे बढ़कर अभी तो हम परेशान, एम्प्लॉइज़ भी परेशान हैं हम, तो हमारी तनख्वाहें कैसे होंगी? जब ऑडिट ऑफिसर नहीं होगा, DDO सेक्रेटरी और ऑडिट ऑफिसर DDO होते हैं, वो नहीं होगा तो कैसे होगा? हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हुकूमत इस वक्त वो किस तरह क्या करेगी और हमें क्यों नहीं फ्रेश अपॉइंट करके कंट्रोलर सेक्रेटरी। इस सारे अमल के बाद अब क्या आप दोबारा से अदलिया से रुजू करेंगे? कोई और सूरत हाल होगी? क्योंकि ये तो बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान है और ऑर्डर कुछ था, हुआ कुछ है, अब क्या हो सकता है इसमें? इसी हफ्ते में मैं बिल्कुल कराची मुख्तलिफ वकला साहबान से मैंने इस पर मीटिंग की है और बहुत जल्द हम कानूनी चाराजोई के लिए हाई कोर्ट में जा रहे हैं। और क्योंकि असल मेन इशू है कि जब से बोर्ड बने हैं तब से कानून नहीं है, हम बगैर कानून के चला रहे हैं। अच्छा। तो हम कोर्ट में जा रहे हैं, उसका फैसला कर रहे हैं। आज हम मीटिंग भी हमने की है एम्प्लॉइज़ की, तमाम शोबे से मीटिंग करके हम बहुत जल्द कोर्ट में जाएंगे कि हमारे कानून भी बनाए जाएं और हमारे ये तो बड़ा हम आप जा रहे हैं कि अदलिया में जाएं, लेकिन शायद अली मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये किसी वजारत के अंडर नहीं है, हुकूमती सतह पर तो कोई होगा ना जिसके अंडर ये तमाम तर चीज़ें होंगी? देखिए, सूरत हाल ये है कि ये जो सिंध के तमाम तालीमी बोर्ड्स हैं ये ऑटोनमस बॉडी है। इससे पहले गवर्नर सिंध इसके मामला देखते थे, लेकिन बाद में सिंध हुकूमत ने कानून में तब्दीली करके वज़ीर आला सिंध को बराह रास्त इसका निगरान मुकर्रर कर दिया है और सिंध यूनिवर्सिटी बोर्ड इनके मामला देखता है, वो ऑर्डर जारी करता है जिसपे सिंध के तमाम तालीमी बोर्ड इम्प्लीमेंट करते हैं। इस वक्त तालीमी बोर्ड में ये सूरत हाल है कि तलबा और तालबात दूर दूर से कई अजला से चलकर यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ ना उनके सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, ना मार्कशीटें मिल रही हैं, ना डुप्लीकेट सर्टिफिकेट मिल रहे हैं। अमली तौर पे ये काम ठप हो चुका है। हमारी बात हुई है चेयरमैन तालीमी बोर्ड सक्खर सैयद गुलाम मुश्तबा शाह से, उन्होंने इस बात का इकरार किया है हमारे ऑन माइक के भाई हमारा निजाम कोलैप्स हो चुका है, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे बाहर आकर शोर, सानवी तालीमी बोर्ड उसके तब निजाम जो है वो ठप हो चुका है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी सिंध बोर्ड खुद अपने आप को बचाकर वहां पर नजला पूरा अदालत का वो गिरा चुका है। बहुत शुक्रिया शाहिद अली आपका भी, गुलाम मुस्तफ़ा पीरज़ादा वाइस चेयरमैन सिंध एजुकेशन बोर्ड कमेटी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।